हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने आपके लिए एक चीज़ प्रयास किया है कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, साइंस में हो या सोशल साइंस में हो, ये जो चीज़ है आपके 2 सब्जेक्ट है, इस दोनों सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को एक बार समझा दिया जाए। तो मैंने आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है आपका 3 नंबर आपका है, आपका 3rd क्लास है, क्योंकि मैंने 2 क्लास आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। यह आपका क्लास है प्रकाश का परिवर्तन से रिलेटेड आपका क्लास है यह, ठीक है ना? आपका ये लास्ट क्लास है, 3 क्लास में आपका होता है कि समाप्त हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना? फिर भी नहीं समाप्त होता, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आपको छोटा-छोटा क आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना? चलिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाए और आपको समझ में आए ही नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा-सा वीडियो बने, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। छोटा-सा इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। जो आपके ऑफलाइन बैच पुराना हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड पुराना हाई स्कूल के सामने, चनपटिया में अवेलेबल है। आप हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके आराम से, आसानी से, ईज़िली वे में, ट्रिकली वे में आसानी से हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? फिर भी अगर आप हमसे ज़्यादा दूर हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन के बैच के माध्यम से आप हमसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी क्लास आपका सारे के सारे फ्री क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो आप हमसे फ्री में क्लास ले सकते हैं, कहीं भी ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका ये जो क्लास है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको प्रकाश बता दिया था, प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण, उसके बाद में साथ ही साथ चले थे प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, नियम कितने होते हैं। उसके बाद में आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, अवतल प्रतिबिंब, उत्तल प्रतिबिंब, इनके दोनों के अंतर क्या-क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे चीज़ों को एक-एक कर कर आसानी से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना? तो जाइए, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर फाइनली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी तैयारी को आज बेहतरीन और बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो क्या है जी, अवतल दर्पण से जो प्रकाश का जो परिवर्तन बनता है वो क्या-क्या है, ठीक है ना? वह चीज़ों को हम डिटेल्स में जानेंगे। तो देखते हैं, जो अवतल दर्पण है, जो क्या है जी, अवतल दर्पण आपको समझाया है, जो चीज़ उभरा रहता है, मतलब बाहर की तरफ क्लाइ किया जाएगा, उसको अवतल बोलेंगे। अगर अंदर की तरफ क्लाइ किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो प्रकाश का जो परिवर्तन बनता है, तो सबसे फर्स्ट में बनता है कि जब प्रकाश की किरण क्या जी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, तो वह दर्पण से क्या होता है, परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो आप हमसे देख सकते हैं, पिक्चर पे आप देख सकते हैं, पिक्चर हर एक चीज़ का पिक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है जी, और ये अवतल दर्पण है ना जी? अब यहाँ पे अवतल दर्पण जो क्या कर रहा है, किरण ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? और ऐसे परिवर्तन के बाद क्या कर रहा है, मुख्य फोकस से क्या कर रहा है, गुजर जा रहा है। यहाँ पे आप फ़ोकस देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, फ़ोकस से क्या हो रहा है, गुज़र जा रहा है। और ये जो आपको सी, बी, ए दिख रहा है ना, जैसे आप सभी का नाम है ना, जैसे मोहन प्रसाद कुमार नाम है, राम प्रसाद है, उसी तरह इसका भी क्या किया गया, नामकरण कर दिया गया है, ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जो गुजरती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना, तो परावर्तन के बाद तो मुख्य अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है। यही है ना आपका मुख्य अक्ष जी। और जब इससे गुजरेगा ना, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इसके समानांतर हो जाएगा, किसके, तो जो आपको मुख्य अक्ष था इसके क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। क्लियर को बता दें, ये जो आपका मुख्य अक्ष हो गया और इसी के समानांतर यह हो जाएगा, और ये फोकस से होकर गुजरेगा तो समानांतर हो जाएगा, ठीक है ना? 2 गो पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं मेरे बच्चों, कि जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र क्या होता है, केंद्र मतलब सेंटर, जिसको सी से इंडिकेट कर दिया जाता है, होकर गुजरता है, तो उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाता है, क्योंकि वह दर्पण के सतह पर समकोण मतलब अभिलंब से टकराती, जिससे क्या होता है, आपतन और परावर्तन कोण क्या होता है जी, तो शून्य हो जाता है। क्या होता है, तो शून्य होता है, ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल लेकर बता दें, यहाँ पर क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया ना, यहाँ पर केंद्र हो गया, ये केंद्र है, यहाँ पे फोकस है, ये पॉइंट है ना जी? तो केंद्र से होकर जब गुजरेगा ना,
जब केंद्र से गुजरेगा तो इसी पॉइंट पर फिर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। आपतन और परावर्तन कोण का क्या होगा, मान शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर क्या पे जी, तो ध्रुव पर आपतित होती है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद जितना कोण के साथ आता है, उतना ही कोण के साथ क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर भी साथ ही साथ दे दिए, ताकि कोई भी प्रकार के किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो अवतल दर्पण का परिवर्तन जान गए, प्रकाश के परिवर्तन जान गए, और प्रतिबिंब पर बनता है उसको जानते हैं, क्या जी, प्रतिबिंब वाला जानते हैं। फर्स्ट में कहा है कि जब वस्तु है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो क्या करता है, ध्रुव तथा अगर फोकस के बीच रखी जाती है तब क्या क्या होगा। ऑप्शन में है कि जब जो वस्तु हो गया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अगर उसको ध्रुव पर रख दे और फोकस पर रख दे तो क्या क्या चेंजिंग होगा और क्या क्या होगा क्रिया, उस चीज को जानते हैं। जब रखिएगा ना, तो जब वस्तु मुख्य फोकस ध्रुव के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बनता है। अब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है जी, बड़ा होता है। और जो इसकी प्रकृति होती है तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, कैसा होता है जी, तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और दर्पण से पीछे बनता है, और उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है। कैसा होता है जी, तो काल्पनिक होती है, राइट। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस, कहाँ जी, मुख्य फोकस पर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है जी, तो अनंत पर बनता है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को जानते हैं, ठीक है ना। जब वस्तु, चलिए पॉइंट को जानते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है जी, तो अनंत पर बनता है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है तो दर्पण के आगे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के आगे बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब सापेक्ष होता है ना, और उल्टा बनता है तो दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब का आकार होता है, यहाँ पे आ की मात्रा छूट गया। जब प्रतिबिंब का आकार होता है, वो वस्तु के आकार के क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है जी, वास्तविक होती है। कैसी होती है, तो वास्तविक होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करता है कि जब यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के रखी जाती है, जब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब क्या क्या होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। इसका पॉइंट है, जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है ना, तो वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के क्या होता है, बीच में बनता है। कहाँ बनता है, अनंत और उसके जो केंद्र होता है, सेंटर के केंद्र होता है, उसी केंद्र में बनता है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बड़ा होता है, और उस प्रतिबिंब के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक होती है। कैसी होती है जी, तो वास्तविक होती है, ठीक है ना। 4 नंबर देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है जी, तो वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है ना, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है जी, केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है, केंद्र पर बनता है, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो सापेक्ष के बराबर होता है। अब प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है जी, तो वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तब क्या क्या होगा, सी घटना होगा, ठीक है ना। देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना, ठीक है ना, तो रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और ध्रुव मुख्य फोकस के क्या होता है, बीच में बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा बनता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है जी, तो वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक होती है। और जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तब क्या क्या होगा, तो जब वस्तु को जब आप अनंत पर रखिएगा ना, तो अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का आकार क्या होगा, फोकस सब बनेगा।
अगर अनंत पर रखिएगा तो फोकस पर तो अनंत पर, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब वस्तु के सापेक्ष क्या बनता है, उल्टा बनता है, और इसकी प्रकृति क्या होगी जी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी, राइट। अब चलिए, हम इतनी आसानी से क्या चीज समझ लिए, तो अवतल दर्पण का समझ लिए। अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परिवर्तन बनता है, तो वह कैसे बनता है, कब कब बनता है, इस चीज को जान लिए, ठीक है ना। और दूसरा चीज जान लिए, जो उसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के बाद उसका क्या क्या घटना रिएक्शन होता है, वह चीज को भी क्या किए, आसानी से जान लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अवतल दर्पण को हम बोले उत्तल दर्पण को हम जानते हैं आसानी से। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, वो कौन कौन घटना और कौन कौन रिएक्शन से होता है, उस चीज को जानते हैं। फर्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्त कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस से क्या करती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या बताया है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, परावर्तित किरण मुख्य फोकस से क्या होता है, निकलती हुई प्रतीत होती है, राइट। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, जो परावर्तन होता है उसके होने के बाद परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष क्या होता है, समानांतर लौट जाता है। क्या होता है जी, समानांतर लौट जाता है, राइट। चलिए, 3 नंबर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद आपतित किरण अपने पथ पर क्या होती है, पुनः लौट जाती है। आप यहाँ पर पिक्चर पर देख सकते हैं, पिक्चर पर आपको आसानी से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे पुत्र, कि जब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहाँ जी, ध्रुव पर मतलब पॉइंट पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जितना कोण के साथ आती है ना, उतने ही कोण के साथ क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक है ना। जरूरत का जो थर्ड नियम होता है ना, क्या होता है, जितने फोर्स से मारिएगा ना, उसी फोर्स से क्या होगा, वो आपको भी क्या होगा, फोर्स देगा, बल देगा। तो वही चीज क्रिया क्या होती है, यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है ना। अब चलिए इसके प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं, कि प्रतिबिंब में कौन कौन घटनाएं होती है, ठीक है ना। जो फर्स्ट में है, कि अगर ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको आप ध्रुव पर और अनंत के बीच में रखते हैं, तब क्या क्या रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब वस्तु होता है, उस वस्तु को आप केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। कहाँ का बनता है, तो ध्रुव पर और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है, वो वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, सीधा और छोटा बनता है। कैसे बनता है जी, तो सीधा और छोटा बनता है, राइट। और जो वस्तु का प्रकृति होगा कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा जी, तो काल्पनिक होगा। ऐसे भी क्लियर है कि और उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब उसका प्रकृति बनता है, वह कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है जी, काल्पनिक बनता है, राइट। चलिए आगे सीखते हैं। आगे एक ही पॉइंट है, कि कह रहा है जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, कहाँ पे जी, अनंत पर। 1 सेकेंड, इसको ऊपर कर दें, डाउन कर दें, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए, कहाँ रखा जाएगी, अनंत पर रखा जाएगा, तब क्या होगा, तो जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है बाबू, तो मुख्य फोकस पर बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार होता है, वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कहाँ होता है जी, बहुत छोटा होता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण में जो वक्ता तिंजर फोकस के बीच संबंध होता है, ये संबंध को आपको प्रैक्टिस करना है, आपको दबा कर प्रैक्टिस करना है। आपको हम एक बार आपको ऑफलाइन बैच में इसको प्रैक्टिस करना आपको सिखा देंगे, कि कितने आसानी से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। R = 2F, ठीक है ना, या F = R/2, F = R/2 को कैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल्स में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके आपको बताए हैं, फिर भी आपको आसानी से आपको सिखा देंगे। सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं, कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बतलाने के लिए जिस पाटी का उपयोग किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, चिन्ह परिपाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिन्ह परिपाटी। मतलब किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बतलाने के लिए जिस भी पाटी का उपयोग किया जाता है, उसको क्या होता है, चिन्ह परिपाटी बोला जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो चिन्ह परिपाटी होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चिन्ह परिपाटी लिखे हैं ना, यहाँ पे अक्ष जैसे बनता है ना, सेम वैसे ही बनता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव मूल बिंदु के भांति क्या करता है, कार्य करता है। ध्रुव से दाएं ओर की दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, और इसी बाएं ओर की ऋणात्मक होती है, और ऊपर क्या होती है, धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। नहीं समझ में आया ना, चलिए आपको समझाते हैं डिटेल्स में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अक्ष है, तो यह वाला आपको प्लस में होता है ना जी, और इसके साइड वाला माइनस में, उसे ही ऊपर वाला प्लस में, या नीचे वाला माइनस में, वही का थोड़ा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब वहीं पर लिखा गया अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का उपयोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह वाक्ता त्रिज्या तथा वस्तु की दूरी के स्वभाव का होती है, तो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस में, मतलब घटाव में होता है। और अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होती है। कैसी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर में अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई मतलब एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच होती है। क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई को एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या होता है, एच डैश, ठीक है ना। चलिए अब उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को जानते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वाक्ता त्रिज्या और वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जो उत्तल दर्पण में वस्तु की क्या होती है, ऊंचाई एच, प्रतिबिंब ऊंचाई एच। और यहाँ पर देख सकते हैं एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिए हैं हम दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर्धन मतलब एम बराबर क्या जी, वी बाई, ये चीज को ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं। और यहाँ पे ये चीज आपको ऑफलाइन बैच में आपको क्लियर पे आपको बोर्ड पे आपको समझा देंगे शॉर्ट में कि 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। ये चीज आपको करना आपको आसानी से सिखा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब फिलहाल के लिए जानते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन उसको कहते हैं जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का जो अंतर होता है ना, तो उसका बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस में होगा, और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, है तो प्लस में होगा। तो m बराबर माइनस v बाई यू, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलते हैं, पहले आवर्धन बोलते हैं। ऐसे m से सूचित किया जाता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बटा वस्तु की ऊंचाई, m बराबर h, m बराबर क्या होगा, h डैश बटा h हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही फॉर्मूला को यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टेप आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे स्वतः आपको बता दें। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखा है, पॉइंट देखिए क्या लिखा है। कह रहा है उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है जी, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। चलिए एक और पॉइंट को हम देखते हैं, यहाँ पे आसानी से लिखा है कि ऑर्थो दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। जो चीज आपको ऊपर समझाया ना, उसी चीज को आप यहाँ पिक्चर में आपको लिख दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। जैसे लिखे हैं यहाँ पे, बिंब की स्थिति लिख दिए हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति लिख दिए हैं। अनंत पर बनेगा तो फोकस पर क्या होगा, उसकी साइज होगी, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। सी पर बने तो एफ और बीच के बीच होगा, छोटा होगा, वास्तविक का उल्टा होगा। सी पे बनता है, सी पर समान साइज, वास्तविक का उल्टा होता है। सी और एफ के बीच सी से परे होता है, बड़ा और वास्तविक और उल्टा होगा। एफ पर उसकी स्थिति होगी तो अनंत पर अत्यधिक बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। पी और एफ के बीच बनेगा तो दर्पण के पीछे वास्तविक से बड़ा होगा और आभासी और सीधा होगा, ठीक है ना। अब चलिए वैसे ही उत्तल के लिए जान लेते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, द्वारक बिंदु के विभिन्न प्रतिबिंब होता बनता है। तो दो ही कुछ चीज बताए थे ना, एक अनंत पर बनता है तो फोकस दर्पण के पीछे बनेगा, वह अत्यधिक छोटा और क्या होगा, बस बिंदु के आकार का होगा, और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है ना। और अनंत और दर्पण के ध्रुव पर बनता है तब क्या होगा जी, है तो पी और मतलब पी मीन्स क्या होगा, ध्रुव, और एफ मीन्स फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है और छोटा होता है और आभासी और सीधा होगा।
राइट, इतना चीज क्लियर है। अब चलिए, यह आपका रहा फर्स्ट चैप्टर, क्या रहा मेरे पुत्र, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर रहा। आपको यहाँ पे लिख दें फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या रहा, पढ़ाए हैं आपको, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, तो प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाएं। इस प्रकाश के परिवर्तन से आपको कोई भी किसी प्रकार के कोई भी टॉपिक आपको नहीं फंसेगा, ताकि हम एक बार रिवीजन करा दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपने चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से फायदा ये होगा कि हम कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा, और आप अच्छे से बेहतरीन और बेस्ट की नॉलेज और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास दबाकर शेयर कर दीजिए। अब तक के लिए धन्यवाद, लव यू।